जब रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया जाता है और ब्रिटिश भी कंसर्न शो करते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं हिंदुस्तान में, तो फिर एक एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, PITTS, पिट्स इंडिया एक्ट। और ये एक्ट ऑलमोस्ट 1784 में आता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और ब्रिटिश जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं। जो एरियाज़ उन्होंने अनेक्स किए होते हैं इंक्लूडिंग दीज ट्रेडिंग पोस्ट्स, उन पर ब्रिटिश जो हैं इस प्राइवेट कंपनी से इनको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। यहाँ पे गवर्नर जनरल भी अपना लगाती हैं और प्रोविंसेस बना देती हैं, प्रोविंसेस में गवर्नर्स लगाती हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सिविल सर्विस के इम्तिहान की इब्तिदा करती हैं, जिसमें ज़्यादा प्रेफरेंस ब्रिटिश नेशनल्स को ही दी जाएगी। वो इम्तिहान को पास करके फिर ब्रिटिश में यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के ऊपर लगते हैं, जिसमें गवर्नर्स भी हैं, गवर्नर जनरल भी हैं, जिसमें गवर्नर जनरल के सेक्रेटरीज हैं जो कि मिनिस्टर्स का रोल प्ले करते हैं, वो लगाती हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट मच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लेकिन सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो 1857 की वॉर के बाद वो खो देती है, क्योंकि 1857 की जब वॉर होती है तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं आप यहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर सकते, आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन, किसी किस्म की आर्मी नहीं रख सकते, आपकी सारी चीज़ों को फिर ब्रिटिश मोनार्क खुद कब्जे में ले लेता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन अभी पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिश खुद ले लेते हैं, यानी वो उनके पॉलिटिकल लोग आके फिर पॉलिटिकल मामलात को संभालना शुरू कर देते हैं। 1784 में ही आता है और लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू ट्रेड, दे कंटिन्यू ट्रेडिंग इन दीज पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब कहानी आगे हम बढ़ाते हैं। इसके बाद एक्सपेंशन का सिलसिला जारी रहता है और ख़ास तौर पर मैसूर की यहाँ पर एक रियासत है दक्कन में, यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दक्कन में। आज भी केरला के मुकाम पर अगर हम जाएं तो वहाँ पे शायद टीपू सुल्तान का मज़ार भी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टेट्स हैं वो मौजूद हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह। लेकिन ये स्टेट तकरीबन इस जगह के ऊपर मौजूद है, इंडिया के मैसूर की स्टेट। और 1799 के अंदर, अच्छा ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उससे भी या जब ब्रिटिश फैसला करते हैं कि पॉलिटिकल सेटअप उनका होना चाहिए, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हिंदुस्तान में आता है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल आता है। तो अब 1799 में मैसूर की वो फाइनल बैटल होती है जिसमें टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मैसूर की रियासत है। कौन कौन से वो लोग हैं जो ब्रिटिश का साथ दे रहे होते हैं? दोबारा से हैदराबाद दक्कन हमेशा से ये ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे हैं और इनके ऊपर ब्रिटिश का अच्छी खासी जो है वो होल्ड है इसके ऊपर, या फिर ये ब्रिटिश के साथ हमेशा से अलायंस में रहे हैं। और इसके अलावा मराठा या मराठा, और इसके साथ हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद और ब्रिटिश, ये तीन मिलकर तो मैसूर की एक छोटी सी रियासत को, जो उनके लिए लोहे का चना साबित हो रही है हैदर अली के ज़माने से लेकर अब तक, वो उनको शिकस्त देती हैं। अब दोबारा से मैसूर में मीर सादिक की वफ़ादारियाँ उनके काम आती हैं। मीर सादिक वहाँ जब 1757 में मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट क्लाइव जब वॉर कर रहा था नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त मीर जाफ़र था वहाँ पर, लेकिन मैसूर में मीर सादिक है। तो मीर सादिक ट्रेटर अच्छा, क्यों ब्रिटिश जो है वो कामयाब हो रहे हैं इन नवाबों के ख़िलाफ़? नंबर एक, ब्रिटिश जो हैं वो हमेशा जो है इनके जो मुखालिफ रियासतें हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे हैदराबाद दक्कन मराठास। और फिर जब वो सपोर्ट के बाद इनको ख़त्म कर देती हैं तो फिर वो जो सपोर्टर्स हैं उनको भी अनेक्स कर लेती हैं।
फिर दूसरे नंबर इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में ये भी होता है कि अगर रूलर शिया है तो सुन्नीस को उसके खिलाफ करेंगे, सुन्नीस है तो शियास को उसके खिलाफ करेंगे, और अगर रूलर मुस्लिम है तो हिंदुओं को उसके खिलाफ करेंगे, और हिंदू है तो मुसलमानों को, हिंदू राजा है तो मुसलमानों को उसके खिलाफ करेंगे। तो मैसूर में भी जो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उस हिंदू पॉपुलेशन में जो टीपू सुल्तान की ख़िलाफ़ अच्छा खासा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये जो है हिंदुओं के लिए बहुत बेहतर रूलर नहीं है। तो ये सारा फिर पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्राइबरीज देते हैं, और इस डिप्लोमेसी इनकी बड़ी कामयाब डिप्लोमेसी रहती है जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। 1799 के अंदर मैसूर की रियासत फॉल कर जाती है। बैटल ऑफ मैसूर, और मीर सादक उसमें काम आता है। बैटल ऑफ मैसूर। हम पहुंच गए मैसूर। हैदराबाद ऑलमोस्ट उन्हीं के पास मौजूद है, उड़ीसा तक ये पहुंच चुके हैं, हैदराबाद उनके पास मौजूद है। मराठास अभी तक बाकी हैं, लेकिन मराठास का भी अभी उन्होंने हिसाब किताब पूरा करना है। एक बात याद दिलाता जाऊं कि मराठास एक दफ़ा इतनी बड़ी पावर थे, अब ये कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी पावर हो चुके थे कि ब्रिटिश को भी वो खौफ में मुब्तला रखते थे। औरंगज़ेब के बाद मराठास इतने पावरफुल हो गए थे कि मराठा ने एक दफ़ा तो आके दिल्ली को सराउंड कर लिया था, और दिल्ली के अंदर उस वक़्त मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी। और आपको याद होगा, या अगर याद नहीं है तो चलो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे शाह वलीउल्लाह दिल्ली में मौजूद थे 1700 समथिंग में, और 1760 के शुरू में शाह वलीउल्लाह ने फिर ख़त लिखा था अहमद शाह अब्दाली को, जो पर्शिया से आया था, और मराठास को उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था, राउट कर दिया था। और उसके बाद कहा जा रहा था, उसको कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, क्योंकि दिल्ली में दाखिल होते वक्त आपको पानीपत से होके आना पड़ता है। तो यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने लड़ी थी। किसके खिलाफ? मराठास के खिलाफ। मराठास वर राउटेड। अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत सारी नसीहतें करके कि वो बंदे का पुत्र बन के तो हुकूमत संभाले, खुद वापस चले गए। और उसी असना में शाह वलीउल्लाह उससे पहले फौत हो चुके थे, अदरवाइज़ हो सकता है कि ये कुछ बेहतर हो जाता है इसके बाद। लेकिन 1764 में जो बैटल ऑफ बुक्सर हुई थी, मराठास के कमज़ोर होने के बाद हुई थी यहाँ पर। तो मराठास उस वक़्त तक काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन मैसूर की रियासत को ख़त्म करने के लिए मराठास ब्रिटिश के साथ मिल गए थे। अब मैसूर की रियासत भी ख़त्म हो गई और ब्रिटिश ऑलमोस्ट यहाँ तक काबज़ हो चुके हैं। अब हम आगे आते हैं, उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश दिल्ली में दाखिल होते हैं, जो कि मुग़ल जहाँ पे मौजूद हैं। 1803 में मुग़ल्स दिल्ली में दाखिल होते हैं और दिल्ली के ऊपर ऑलमोस्ट कब्ज़ा कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मुग़ल रूलर को नहीं छेड़ते। मुग़ल रूलर को इजाज़त होती है कि वो रूल करें, क्योंकि उनको डर है कि मुग़ल रूलर वॉज कंसिडर्ड फादर फिगर इन इंडिया, and if they had deposed Mughal ruler with insult, Indian rebellion could rise against them. That is why they did not harm Mughal rulers. They were allowed to rule, but under the protection of Britain. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन के अंदर वो रूल कर सकेगा, वही उसको वजीफ़ा देंगे। फॉरेन पॉलिसी वो अपनी नहीं बना सकेगा, आर्मी अपनी इस तरीके से जनरेट नहीं कर सकेगा, और उसको वजीफ़ा मिलेगा ब्रिटिश से, और वो अपने सारे मुलाजमीन को और अपने महल्लात को वहाँ पे चलाएगा। उसकी जो रूल है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों तक बस मौजूद है, लेकिन सही तरीके से दिल्ली पर भी वही काबज़ हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी जो ख़तरा है उनको सिख हैं। सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? सिख हैं। इधर सिंध के अमीर भी हैं, अभी तक ये उनके हाथ में नहीं आ सका है सिंध के अमीर। ब्रिटिश जो है वो 1839 और 40 में अफ़गानिस्तान जाते हैं, वहाँ पे मार खा के वापस आते हैं। तकरीबन 1840 या 41 में उनकी सारी फ़ौज मार दी जाती है, मासवाए एक बंदे के। ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रिटिश अफ़गानिस्तान में फ़ौजी मर जाती हैं, लेकिन वापसी पे जब आते हैं तो अपना बदला लेने के लिए मुसलमानों को और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको ये बताने के लिए कि डिफ़ीट को जो अफ़गानिस्तान में हुई है उसको ऐसा ना समझें कि अभी ब्रिटिश कमज़ोर हो गए हैं, तो वो सिंध को अनेक्स कर लेते हैं।
हालांकि उनका मुआहिदा हुआ था सिंध के अमीरों के साथ, जो अमीर थे, कि वो सिंध को कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अमीर उनकी बातें मानते रहेंगे, लेकिन सिंध के ऊपर भी वो कब्ज़ा कर लेते हैं। उसके बाद सिखों की बारी आती है। सिख उस वक़्त तक तो बहुत मजबूत होते हैं जब तक रंजीत सिंह यहाँ पे रूल कर रहा होता है। बहुत पावरफुल, सिखों का बड़ा रेवर्ड, बड़ा वेल नोन वो रूलर था। लेकिन उसकी वफ़ात होती है 1839 में। रंजीत सिंह 1839 में मर जाता है। रंजीत सिंह के बाद उसके बच्चों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन रूल करेगा, और ब्रिटिश अपनी नज़रें गाड़े हुए बैठा हुआ है कि उनके बच्चों में लड़ाई हो और हम इसके ऊपर हमला करें। लेकिन होता ये है कि इससे पहले कि ब्रिटिश हमला करें, सिखों को ये पता चल जाता है कि ब्रिटिश नज़र गाड़े बैठे हुए हैं, और वो ख़ुद से आगाज़ करती हैं। लड़ाई होती है सिखों की और ब्रिटिश की, और 1846 में ये लड़ाई होती है। 1846 में ये वॉर होती है, एक सिखों की और ब्रिटेन की, एंग्लो सिख वॉर। और इसके अंदर जो है सिखों को डिफ़ीट हो जाती है, और लाहौर में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको लाहौर ट्रीटी बोलते हैं। उसमें बहुत सारी सिख इन बातों को मान लेते हैं जो कि ब्रिटिश उनके ऊपर इम्पोज करते हैं, बल्कि बहुत सारा इलाका भी ब्रिटिश दे देते हैं, सिख दे देते हैं ब्रिटिश को। सिखों के पास अच्छा, उस वक़्त पंजाब छोटा मोटा पंजाब नहीं था, ये पंजाब अच्छा खासा पंजाब था। इस पंजाब में KPK भी आता था, जो आज का KPK उस वक़्त, और फिर उसके बाद कश्मीर भी सारे का सारा आता था, और ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब यानी दिल्ली तक पंजाब का इलाका जाता था। तो पंजाब एक अच्छी खासी बहुत बड़ी एक एम्पायर थी, या एक बहुत बड़ी रियासत थी। तो सिख उसके ऊपर हुकूमत करते थे। लेकिन लाहौर एग्रीमेंट के बाद या लाहौर ट्रीटी के बाद सिख बहुत ज़्यादा इलाका उनको दे देते हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर का। यहाँ पे एक रूल एक सिख है, सिख जनरल, उसका नाम है गुलाब सिंह। उसका नाम क्या है? गुलाब सिंह। वो ट्रैचरी करता है, वो गद्दारी करता है सिखों के साथ, और वो मदद करता है ब्रिटिश की अगेंस्ट सिख। तो ब्रिटिश उसकी इन खिदमात की वजह से गुलाब सिंह को सिख का इलाका कश्मीर का इलाका औने पौने दे देते हैं। कश्मीर का इलाका गुलाब सिंह को मिल जाता है। जिस तरीके से मीर जाफ़र ने मदद की थी ब्रिटिश को बंगाल पे कब्ज़ा करने के लिए, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था बराए नाम नवाब। इसी तरीके से गुलाब सिंह को 1846 में सिखों को शिकस्त के बाद गुलाब सिंह को उसकी वफादारी के बदले में कश्मीर का इलाका दे दिया जाता है। लेकिन दोबारा 1848 में एक और वॉर होती है। 1848 में सिखों के साथ एक और वॉर होती है, और ऑलमोस्ट सिख सारा इलाका खो देते हैं इनके हाथ, ब्रिटिश के हाथ, और ऑलमोस्ट सारा हिंदुस्तान, अब कुछ टेरिटरीज़ के अलावा सारा हिंदुस्तान जो है वो कब्ज़े में आ जाता है। किसके? ब्रिटिश के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी जगहें जो हैं वो ब्रिटिश इजाज़त दे देते हैं नवाबों को कि वो हुकूमत करें। जैसे हैदराबाद का नवाब है, जैसे अवध का नवाब है, जैसे सतारा, झांसी, ये इसके राजाज हैं, उनको हुकूमत करने की इजाज़त दे देते हैं, मगर अपने पपेट बना के। वो फॉरेन पॉलिसी अपनी नहीं बना सकेंगे, वही फॉरेन पॉलिसी रखेंगे जो ब्रिटिश रखेंगे, ब्रिटिश बनाएंगे, और इसके अलावा बहुत सारी बातें ब्रिटिश की मानेंगे, और पैसा जो रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी ब्रिटिश को दिया करेंगे। तो बहुत सारी रियासतें वो बनाती हैं। एक लॉ पास किया, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक लॉ पास किया ब्रिटिश ने, उसका नाम था 1852 में ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये उस वक़्त के गवर्नर जनरल थे डल हाउजी। उस वक़्त के गवर्नर जनरल थे डल हाउजी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंडिया पर लागू किया। लैप्स का मतलब है गैप, कोई गैप आ जाना। डॉक्ट्रिन का मतलब है लॉ, कोई ऐसा लॉ कि गैप आ जाए। गैप किस चीज़ में?
अगर कोई रूलर किसी रियासत का मरता है, चाहे वो हैदराबाद है चाहे वो कोई भी और रियासत है, और वो अपना कोई जो वारस है, जो फितरती वारस है, उसको नहीं छोड़ता, तो उसकी रियासत अल्टीमेटली ब्रिटिश के पास चली जाएगी, यानी गैप आ जाएगा रूलर्स में। इस वजह से ब्रिटिश फिर उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये एक तरह का एक्सक्यूज़ था बाकी इन रियासतों के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो डलहौजी का ये जो लॉ था, इसके ख़िलाफ़ काफ़ी डिस्टर्बेंस थी हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत सारे राजास और बहुत सारे नवाब और बहुत सारे रूलर्स मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, और वो ब्रिटिश के पपेट्स बन के कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो उन रेवेन्यू का अच्छा खासा हिस्सा उनके पास होता था और वो अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस लॉ से उनमें काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। अब होता ये था कि कोई भी रूलर मरता था, चाहे उसका नेचुरल एयर हो, नेचुरल वारिस उसका हो भी, तो भी ब्रिटिश उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे। इसमें झांसी की एक स्टेट थी, एक झांसी की स्टेट थी, उसके ऊपर कब्जा किया। राजा मरा झांसी का, तो रानी क्लेम कर रही थी कि वो उसकी वारिस है, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर एक और रियासत थी सतारा, उसका राजा मरा, कब्जा कर लिया। फिर उसके एक और थी नागपुर की रियासत, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अवध के साथ क्या हुआ, अवध का राजा मरा, लेकिन उसके बहुत सारे लीगल एयर्स थे, ब्रिटिश ने इसके बावजूद भी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। रीज़न उन्होंने ये दी कि चूंकि अवध का राजा, अवध का नवाब जो था, वो जो गवर्नेंस चला रहा था वो बड़ी पुअर थी और लोग उससे खुश नहीं थे, इस वजह से इसके ऊपर ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। तो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई, तो ये रियासतें भी उठ खड़ी हुई ब्रिटिश के ख़िलाफ़। सतारा, झांसी, झांसी में तो झांसी की जो रानी थी वो अपनी फ़ौज को लेकर, जो वहाँ पे पहले राजा की फ़ौज थी, उनको जनरल्स को, फ़ौज को लेकर इनके ख़िलाफ़ लड़ी। तो वो 1857 की जंग में भी, जब 1857 की जंग ख़त्म हुई, 1858 आया, तो 1858 के अंदर इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। इसको कहते हैं इंडिया एक्ट 1858। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फारग कर देते हैं। ब्रिटेन कहता है अच्छा भी, अब आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, आप थोड़ा बहुत भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकते, आप आर्मी नहीं चला सकते, अपना बोरिया बिस्तर संभालो और जाओ, तुम लोग नहीं हुकूमत। ट्रेडर्स कैन नॉट बी रूलर्स। तो ट्रेडर्स को वो निकाल देते हैं और सारा हिंदुस्तान वो खुद से कब्जे में कर लेते हैं और गवर्नेंस का अपना स्ट्रक्चर लेके आते हैं, जिसमें इंडियंस को भी मौका देते हैं कि वो भी हुकूमत करें हमारे साथ मिलके। तो इंडिया एक्ट 1858 में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी was asked to leave India, number one, and the second thing was, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये ख़त्म कर दिया जाता है और रियासतें वापस दे दी जाती हैं रूलर्स को उन्हीं शराइत के ऊपर कि वो रेवेन्यू का अच्छा खासा हिस्सा ब्रिटिश को देंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश के मातहत ही रहेगी और बहुत सारी और भी पॉलिसीज़। तो आपको पता है कि जब 1947 आया था और उसमें इंडिया और पाकिस्तान बने थे, तो बहुत सारी रियासतें थीं जिनको ये चॉइस दी गई थी कि वो अपनी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक या इंडिया में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। इधर आएँ, अब हम देखते हैं ये कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं। अगर सिर्फ ये पॉइंट्स ही आप याद कर लें, कुछ पॉइंट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हो गई है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स भी अगर आप याद कर लें तो काफ़ी हैं आपके लिए। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज परमिटेड बाय एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ, टू डू ट्रेड विद इंडिया। 1615 थॉमस रो मेट जहांगीर। थॉमस रो जो है वो जहांगीर से मिले। 17th सेंचुरी के अंदर, यानी 1600 से लेकर 1699, द कंपनी डिफीटेड द डच एंड पोर्तुगीज और ख़ुद से ट्रेड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। द फ्रेंच सेट अप देयर ईस्ट इंडिया कंपनी और देयर ट्रेडिंग कंपनी इन 1664। ये आप याद ना भी रखें तो कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर हुई औरंगजेब के साथ। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर आपको ये लगाता जाता हूँ, स्टार लगाता जाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 हुई। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला और ट्रेटर कौन था? मीर जाफर था।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं ये स्टार लगा रहा हूँ, 1764 बैटल ऑफ बुक्सर हुई। मीर कासिम, अवध, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू यानी कि जो मुग़ल रूलर था, इन ये तीनों मिल के तो ब्रिटिश के साथ लड़े, लेकिन इनको शिकस्त हो गई। फिर 1784 में ये भी इम्पॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बट कंटिन्यू टू ट्रेड। आगे पहला गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश के वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर आगे आती है 1799 मैसूर वॉर हुई, जिसमें मीर सादिक ट्रेटर था और टीपू सुल्तान शहीद हो गए। 1803 ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, शाह आलम उस वक़्त के जो रूलर थे बिकेम ब्रिटिश प्रोटेक्शन, वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आ गए। 1818 में मराठास को भी उन्होंने वॉर में डिफीट कर दिया। तो मराठास की बात नहीं की थी, तो मराठास को भी वॉर में उन्होंने डिफीट कर दिया। ये भी मैं स्टार बना रहा हूँ। 1839 रंजीत सिंह डाइड। 1846 वॉर विद सिख और ट्रीटी हुई लाहौर की, और ट्रेटर इसमें था गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह को इसके बदले में कश्मीर दे दिया गया। तो 1856 भी अगर हम याद रख लें तो ठीक है। आगे 2 साल के बाद 1848 में सिख वॉर फिर हुई और मुकम्मल डिफीट हो गई, और 1852 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया। ये भी आपको मैं स्टार बना देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे स्टार बनाए हैं ये ज़रूर याद कर लें। बाकी अगर आपसे याद होते हैं तो वेल एंड गुड, एंड थैंक यू वेरी मच।